जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, ईयू ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं। रशियन गुड्स, मनी, वहां के बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स और यहां तक कि स्पोर्ट्स पर्सन्स पे भी। पर नेचुरल गैस को इसमें शामिल नहीं किया गया। ईयू की गैस सप्लाई का लगभग 50% रशिया से आता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर है। रशिया यूरोप को गैस सप्लाई मोस्टली पाइपलाइंस के थ्रू करता है, और जो देश यूरोप में सबसे ज्यादा रशियन गैस इंपोर्ट करता है वो है जर्मनी, ईयू की सबसे बड़ी इकोनॉमी। यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद से जर्मनी ने रशिया को ऑलमोस्ट 200 मिलियन यूरो पर डे पे किया है गैस के लिए। और देखा जाए तो एक तरह से इस पेमेंट से जर्मनी ने रशिया के वॉर को फंड करने में मदद करी है। जर्मनी गैस को यूज करता है अपने यहाँ के घरों को गर्म रखने के लिए, और साथ ही अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल करता है। और इसीलिए जर्मनी की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि गैस को लेकर सैंक्शंस लगें। हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। आइए देखें कि क्यों जर्मनी रशियन गैस पे इतना डिपेंडेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी अपने आप को वॉर में हुए डिस्ट्रक्शन से उभारने की कोशिश कर रहा था। वहाँ इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही थी और उन्हें रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। 1970s तक यूरोप रफली उतनी ही नेचुरल गैस सप्लाई कर पाता था जितनी उसे ज़रूरत थी। पर बाद में नॉर्थ सी के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने लगे, और नीदरलैंड्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर था, उसने अपने कुछ गैस फील्ड्स को शट डाउन करने का फैसला करा, क्योंकि उससे रीजन को अर्थक्वेक का खतरा था। तब यूरोप ने और स्पेशली जर्मनी ने सोवियत यूनियन का रुख किया, जिसके पास नेचुरल गैस के रिजर्व थे और जिसकी सप्लाई भी चीप थी। गैस ऑयल और कोल के साथ वर्ल्ड में यूज होने वाली मेजर एनर्जी रिसोर्स है, पर ये कोल और ऑयल से अलग है, क्योंकि कोल और ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है दूर दूर तक शिप्स के जरिए, पर गैस के साथ ऐसा नहीं है। गैस को पाइपलाइंस के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। सोवियत यूनियन से जर्मनी तक पाइपलाइन बनाई गई। 80s में सोवियत यूनियन ने पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, और 90s आते आते ये जर्मनी की टोटल गैस सप्लाई का 40% देने लगा। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब सोवियत यूनियन नहीं रहा तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज चेंज हो गई। पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती थी, जो अब रशिया का पार्ट नहीं था। इसलिए रशिया ने नई पाइपलाइंस बेलारूस से होकर बनाई, और उसके बाद 2005 में उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बनाई, जो बाल्टिक सी से होकर जाती थी, और जिससे वो डायरेक्टली रशिया से जर्मनी पहुंच जाए। इसके साथ ही रशिया ने पाइपलाइंस का नेटवर्क और गैस स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाई जर्मनी के अंदर। पर क्यों जर्मनी गैस पर ही इतना डिपेंडेंट है? और भी तो एनर्जी रिसोर्सेज हैं। एनर्जी का एक और सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, पर जर्मनी में एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स रहे हैं। 1979 में यूएस के 3 माइल आइलैंड के न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए एक्सीडेंट के बाद लाखों लोग हैनोवर और बॉन में सड़कों पर आ गए न्यूक्लियर पावर के यूज के खिलाफ। एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट की शुरुआत में इसे जर्मन पॉलिटिकल स्पेस में सपोर्ट भी मिला, और ये वन ऑफ द की फैक्टर्स था 1980 में ग्रीन पार्टी फॉर्मेशन के लिए। अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफ हुआ, इससे वो प्रोटेस्ट अलग ही लेवल पर चली गई। जर्मन न्यूक्लियर पावर से जुड़े रिस्क के चलते उसके खिलाफ थे, और इसीलिए वहाँ के पॉलिटिशियंस ने कहा कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। प्रोटेस्ट 90s में भी चलती रही। 1998 में सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी की सरकार आई, और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर को नेशनल लेवल पर फेज आउट करना होगा। प्लान बनाया गया कि कैसे एग्जिस्टिंग प्लांट्स को 32 ईयर्स में फेज आउट करा जाएगा, और लास्ट प्लान को 2022 के एंड तक बंद कर दिया जाएगा। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसकी लीडर उस टाइम एंजेला मार्केल थी, ने इस डिसीजन को डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल एसेट्स बताया, और वादा किया कि अगर वो पावर में आए तो इस डिसीजन को बदल देंगे। और जब 2009 में उनकी सरकार आई तो उन्होंने ऑपरेटिंग टाइम न्यूक्लियर प्लांट्स का 8 से 14 साल तक बढ़ा दिया। 2010 में बर्लिन में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और उसके कुछ समय बाद ही जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर मेल्टडाउन और हाइड्रोजन एक्सप्लोजन्स हुए, जिसकी वजह से अर्थक्वेक और सुनामी आई। इस डिजास्टर के बाद CDU FDP गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक्सटेंशन प्लान को सस्पेंड कर दिया। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर ऑप्शन नहीं है, और 2050 तक जीरो नेट एमिशन के चलते कोल को फेज आउट किया जा रहा है। तो इसीलिए जर्मनी रिन्यूएबल और नेचुरल गैस पर ही रिलाय करता है एनर्जी के लिए। बीते 30 सालों में यूरोप में नेचुरल गैस का यूज़ लगातार बढ़ा है, क्योंकि कोल का यूज़ कम करा जा रहा है। तो अब जर्मनी के पास क्या ऑप्शंस हैं? लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG, ये एक टाइप ऑफ गैस है जिसे कूल करके कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है। यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोर्चुगल, स्पेन के पास इसके बड़े रिजर्व्स हैं, पर इन्हें जर्मनी तक लाना इतना आसान नहीं होगा।
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सामने आएगी। इसके लिए नए टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए ये वापस कोल और न्यूक्लियर एनर्जी पर जा सकते हैं। इसके साथ ही ये अपनी एनर्जी कंजम्पशन को कम करने को भी देख सकते हैं। पर विंटर्स आने पर गैस सप्लाई और चाहिए होगी घरों को गर्म रखने के लिए। पर नेचुरल गैस को स्टोर करके रखा जा सकता है, तो अगर अभी गैस का यूज़ कम करके उसे विंटर्स के लिए बचाया जा सके तो वो कुछ हेल्प कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को तेज़ी से बढ़ाने को देखना होगा और एलएनजी की सप्लाई को कैसे जल्दी बढ़ाया जाए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा। रशिया की कंपनी गैसप्रॉम ने यूरोप में अपने कस्टमर्स को लेटर लिखा है कि वो गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ गए तो। इससे यूरोप में पैनिक हो गया है कि अगर करंट पाइपलाइन मेंटेनेंस एक्टिविटी के बाद सप्लाई शुरू नहीं हुई तो, या रशिया विंटर्स में सप्लाई बंद ना कर दे। वैसे सप्लाई बंद करने से रशिया को भी फाइनेंशियल लॉस होगा। पर अभी जर्मनी के लिए ऑल्टरनेटिव प्लान बनाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो गैस सप्लाई बंद होना अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी इंडस्ट्रीज, घर सब इसके बिना नहीं चल पाएंगे, और स्पेशली जब विंटर्स आ जाए तो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर। Thanks a lot for watching. For more such informative videos, do subscribe to our channel. See you in the next video. Bye bye.